हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका दर्पण जी मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और देखिए, अभी हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो संविधान से रिलेटेड है। इसमें प्रीवियस ईयर के और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं। अगर आप इन सभी लेक्चर्स को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो मान लीजिए कि 7 to 80% क्वेश्चंस आपके इन्हीं लेक्चर सीरीज से मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर सीरीज का हमारा ये पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर सीरीज में जो पहला लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे संविधान का विकास। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है संविधान का विकास। तो संविधान के विकास से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि संवैधानिक विकास हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब देखिए, जो लोग बिल्कुल नए हैं, मैं एक चीज़ और बता दूं, जो लोग बिल्कुल नए हैं जिन्होंने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू जानना जरूरी है। तो हम एक से 2 मिनट में इसका ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। ओवरव्यू में हम ये समझते हैं, देखिए आपको पता होगा जनरली, ये तो आपने सुना ही होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईसी में यानी 1600 एडी में इंडिया आई थी। और उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था व्यापार करना। व्यापार करते 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 धीरे धीरे 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार, ठीक है, प्राप्त हो गए थे। दीवानी अधिकार मतलब जो लैंड रेवेन्यू होता है उसका अधिकार प्राप्त हो गया था। तो उसके बाद भारत में धीरे धीरे कंपनी का शासन इस्टेब्लिश हो जाता है। और कंपनी का शासन जैसे ही इस्टेब्लिश होता है तो कंपनी में कुछ अनियमितताएं भी आती हैं। उन अनियमितताओं ने कंपनी की पोल खोल दी थी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे शासन किसका चल रहा है? कंपनी का, ना कि ब्रिटिश सरकार का। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ अधिनियम पारित किए, ठीक है। और वो अधिनियम अगर आप देखें तो वो जो अधिनियम थे वो अधिनियम कब से स्टार्ट हो जाते हैं? अगर हम कंपनी के शासन की बात करें तो कंपनी का शासन जो इसमें एक्ट हैं वो 1773 से लेके 1853 का जो लास्ट चार्टर एक्ट था कंपनी के शासन के अधीन, तो ये वाले एक्ट पारित हुए हैं। और अगर हम बात करें कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो एक्ट पारित हुए हैं वो पहला था 1858 का भारत परिषद अधिनियम और अंतिम था 1935 का भारत परिषद अधिनियम, इनके बीच। तो बेसिकली आपको यहाँ दो मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 ईस्वी से लेकर 1853 ईस्वी के बीच के जितने भी एक्ट हैं, और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर और 1935 के बीच के जो एक्ट हैं। ये एक ओवरव्यू है। बाकी अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम एक फ्री यूट्यूब पे एक अलग लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब फिलहाल हम यहाँ जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त हुई थी। तो देखिए, ये एक अधिनियम पारित हुआ था 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से जो विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त थी। आप जानते हैं जैसे आज भी हमारे बजट पर बहस होती है तो उसी तरह की बहस, ठीक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया है, यानी विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, देखिए इस क्वेश्चन पे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में संघीय न्यायालय। देखिए, अब कंफ्यूजन में नहीं आना है। एक तो होती है कि भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाएगी तो पहला सर्वोच्च न्यायालय 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? कलकत्ता में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? कलकत्ता में।
लेकिन अगर बात आती है संघीय न्यायालय, ध्यान रखना ये संघीय न्यायालय है और ये कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर संघीय न्यायालय की बात आती है तो संघीय न्यायालय हमारा स्टैब्लिश हुआ था 1935 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा 1937 में, ये ध्यान रखना है। 1935 का तो भारत परिषद अधिनियम दिया और स्टैब्लिश कब हुआ था, 1937 यानी 1937 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये भी नहीं है, ये 1861 दे रखा है, ये 1909 दे रखा है, ये 1919 दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किस अधिनियम द्वारा हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1935 द्वारा, और कब, 1937 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग है। किस अधिनियम द्वारा हुआ था, तो 1935 के अधिनियम द्वारा। किस वर्ष हुआ था, तो मैंने अभी बताया 1937 में हुआ था। अगला, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। पूछ रहा है केंद्र में, यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है केंद्र में। देखिए अगर द्वैध शासन की बात हो, द्वैध शासन, तो द्वैध शासन में दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर कहे प्रांतों में कब लागू हुआ, प्रांतों, तो प्रांतों में लागू हुआ 1919 में, या भारत परिषद अधिनियम 1919, और इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। तो अगर क्या हो, बात हो कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो 1919 में, किस अधिनियम द्वारा, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम द्वारा। लेकिन अगर बात करें केंद्र में कब लागू हुआ, यानी सेंटर में कब लागू हुआ, तो सेंटर में हुआ था ये 1935 में, ये ध्यान रखना है। यानी 1935 में प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और किसका लागू हुआ था, केंद्र का लागू हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका, ये जरूर ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जनरली इस बच्चे इसको गलत करके आते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब हुई, ठीक है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय यानी दो सदन उसमें कब बने, तो भारतीय विधान पालिका का जो द्विसदनीय हुई थी वो हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत यानी अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है। समझ में आ रही है बात, पूछा गया राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है। चलिए, तो अध्यादेश, पहली बात तो ये ध्यान रखना, अध्यादेश, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, अगर हम संविधान की बात करें, तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, बताइए संविधान के किस आर्टिकल द्वारा यानी किस अनुच्छेद द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित था, यानी किस अधिनियम की योजना के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। देखिए जो 1935 का अधिनियम था उसमें 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्र सूची यानी सेंट्रल सूची, उसके बाद स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और एक कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यानी ये होगी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, 3 सूचियां बनाई गई थी। तो आपको वैसे ही पता होगा जब केंद्र और राज्य और समवर्ती 3 सूचियां बनाई जाती हैं तो बेसिकली इनमें क्या होते हैं, कुछ विषय होते हैं, उन विषयों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ देख लिया ये किस अधिनियम के माध्यम से हुआ था, 1935 के अधिनियम के माध्यम से। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित था, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है, कह रहा कौन सा सही नहीं है।
इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल था, तो ये वाला तो सही है। बताना है कौन सा सही नहीं है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ऐसा नहीं है। देखिए यही गलत है, क्योंकि जो अवशिष्ट विषय थे वो किसको दिए गए थे, वो दिए गए थे गवर्नर को। जो अवशिष्ट विषय थे, अवशिष्ट विषयों का मतलब होता है जो किसी कानून से अलग कुछ विषय होते हैं, जो उस कानून में उल्लिखित नहीं होते हैं, वही कहलाते हैं हमारे अवशिष्ट विषय। ठीक है, ये कुछ शब्दावलियां हैं। जब मैं संविधान को डिटेल से पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक एक चीज डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के माध्यम से संविधान को पढ़ना चाहते हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए पर्याप्त है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी संविधान पहले से पढ़ा हुआ है तो। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो उसके लिए हम एक अलग सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसको आप देखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है ये प्रांतीय स्वायत्ता के लिए सूत्रपात था, बिल्कुल ये वाला एकदम सही है। प्रांतीय स्वायत्ता की इसमें बात की गई थी कि प्रांतों को एकदम स्वायत्त दर्जा दिया जाना चाहिए। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। अभी हमने पढ़ा था कि द्वैध शासन प्रणाली केंद्रों में लागू कर दी गई थी और प्रांतीय स्तर पर यानी राज्य स्तर पर इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। तो बेसिकली गलत क्या है, बी वाला ऑप्शन, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन अभी जस्ट पढ़ा है हमने, यानी 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में लागू किया गया था और राज्य में समाप्त कर दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ, ये सीपित नहीं है, इसको कर लीजिएगा स्थापित करने का प्रावधान, यहाँ स्थापित है। ठीक है, स्थापित यानी इस्टेब्लिशमेंट। तो अखिल भारतीय संघ की बात आती है तो फिर वही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत में संघीय शासन, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। संघीय का मतलब होता है केंद्र और राज्यों का अस्तित्व और उनके मध्य शक्तियों का विभाजन। देखिए जो शब्दावलियां मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। संघीय का मतलब बेसिकली होता है केंद्र और राज्य, यानी एक ऐसा देश जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों हों। ठीक है, और उनके मध्य क्या हो, शक्तियों का विभाजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है, शक्तियों का विभाजन। जैसे अगर हम भारत की बात करें, एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो तो भारत में आप जानते हैं केंद्र भी है, केंद्र मतलब भारत सरकार। ठीक है, और राज्य भी हैं, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये राज्य भी हैं। और दोनों के मध्य क्या है, शक्तियों का विभाजन भी है। वही मान लो पूरे भारत के लिए कानून बनना है तो केंद्र सरकार बनाती है, और किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए बनना है, मान लो यूपी के लिए कोई कानून बनना है तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी नरेंद्र मोदी सरकार, और पर्टिकुलर अगर स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ के मुख्यमंत्री, जैसे अगर यूपी के लिए कानून बनाना होगा तो योगी जी बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो मध्य प्रदेश के लिए कानून बनाना होगा तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो बनाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो संघीय शासन आप समझ गए होंगे। अब संघीय शासन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन की बात किस में हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा ये सीपित नहीं है, स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो मैंने अभी बताया था गवर्नर जनरल को दी गई थी। पीछे भी ये क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा अलग टाइप में था। ठीक है, तो जो अवशिष्ट शक्तियां थी या अवशेष या अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई थी वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देखिए वही क्वेश्चन है कि कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए जो है वो सही नहीं है। देश के लिखित संविधान की तो कहीं बात की ही नहीं गई थी 1935 के अधिनियम में, तो ये ही गलत हो जाएगा। बाकी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये बिल्कुल सही है। एक संघ की योजना, ये भी सही है। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का निर्वाचन, ये भी सही है। तो बेसिकली इसमें कौन सा नहीं था? देश के लिए एक लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है बताना है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता तो मिली ही नहीं, स्वतंत्रता इसके द्वारा थोड़ी ना मिली है। इसमें भारत का विभाजन उल्लिखित है, ये भी गलत है। क्या भारत के विभाजन की बात 1935 में नहीं की गई है? नहीं, बल्कि 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है उसके अंदर ये वाली बात की गई है।
इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई? ऐसा भी नहीं है, रियासतों को समाप्त इसके द्वारा किया ही नहीं गया। तो यह भारतीय संविधान का क्या है? एक प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग किया गया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्मा, वर्मा आप जानते हैं किसको कहते हैं? वर्मा मतलब म्यांमार या म्यांमार भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। तो कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया? तो ये ध्यान रखना है, भारत परिषद अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भारत को वर्मा से वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इस लेक्चर सीरीज के जो 15 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं यानी पहले लेक्चर के, वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अब देखिए इस लेक्चर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं इस लेक्चर सीरीज को आपको कैसे स्टार्ट करना है। आप कोई भी एक संविधान की अगर बुक पढ़ते हैं तो आप उसमें देखिएगा पहला जो चैप्टर है वो है संविधान का विकास, दूसरा संविधान का निर्माण, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज इस लेक्चर सीरीज को पूरा करेंगे, चैप्टर वाइज। और उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, ठीक है, एसएससी के भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, उसके अलावा एमटीएस हो गया, उसके अलावा दिल्ली पुलिस है, ठीक है, या स्टेट सर्विसेज होती हैं, स्टेट सर्विसेज में पीसीएस हो जाएगा, यूपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस है ना। इन सब के ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप, मेरा ऐसा मानना है अगर आप इन लेक्चर सीरीज से जुड़ेंगे, इनको पूरा देखेंगे, तो मैं मानता हूं कि 80% क्वेश्चंस आपके जो हैं इन लेक्चर सीरीज से ही आपके आने वाले एग्जामों में कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और